बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड थेरापीटिक इंटरवेंशंस। इसका लेक्चर 1 जो कि इसका मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 1 एंजाइटी एंड डिसफंक्शनल एंजाइटी डिसऑर्डर्स पे था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी यूनिट 7 के लेक्चर 2 को, जो कि इसका मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है, अल्टर्ड मूड स्टेट्स। अल्टर्ड मूड स्टेट्स, इस ऑब्जेक्टिव के अंदर 2 मूड डिसऑर्डर्स दी गई हैं। मूड डिसऑर्डर A डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर B बाइपोलर डिसऑर्डर। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम मूड डिसऑर्डर A डिप्रेशन का पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है, मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 2 लेक्चर 2 आप लोगों के इस यूनिट का, ये मूड डिसऑर्डर्स पे हैं। यानी इसका जो नाम है वही यही है कि अल्टर्ड मूड स्टेट्स। तो इसीलिए आप लोगों को इस यूनिट के इस ऑब्जेक्टिव के स्टार्ट में डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर को पढ़ने से पहले मूड डिसऑर्डर्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि मूड डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो जितने भी मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको हम अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। अफेक्टिव डिसऑर्डर हम इनको क्यों कहते हैं? अब मूड को समझे और इफ़ेक्ट को समझें। मूड क्या होती है? मूड एक इमोशन है, यानी एक इमोशन, हमारे इमोशन की जब हम बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल की पूरी उसकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग की जब हम बात करें तो ये इमोशंस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इमोशंस ही होते हैं जो कि जिनकी वजह से एक इंसान की साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है। तो ये जो इमोशंस होते हैं, इनको हम फीलिंग कह सकते हैं। ये जो इमोशन, ये जो फीलिंग्स होती हैं, ये चेंजेबल होती हैं। अब डिपेंड उस पर्सन पे करता है कि उसकी सेंसरी परसेप्शन जो है वो कैसी है। जितने भी सेंसरी स्टिमुलाई आते हैं उसके सामने, वो किस तरीके से उनको परसीव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंडिविजुअल की लाइफ में अगर डिवोर्स हो जाए तो वो हो सकता है कि एक डीप फीलिंग ऑफ सैडनेस में चला जाए, डीप फीलिंग ऑफ रिग्रेट में वो चला जाए, डीप फीलिंग ऑफ फेलियर में वो चला जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा इंसान अगर उसकी डिवोर्स हो जाए तो वो खुश हो जाए उस पर, कि उसको सेंस ऑफ रिलीफ मिल गई या फिर फ्रीडम मिल गई, उस पर वो खुश हो जाए। तो देखिए कि सेंसरी जो स्टिमुलस थी वो एक ही थी, डिवोर्स ही थी। लेकिन एक बंदा जो है उसमें उस डिवोर्स की वजह से उसकी परसेप्शन उस डिवोर्स के लिए ऐसी है कि उसको वो डीप फीलिंग ऑफ सैडनेस, रिग्रेट और फेल्यूर में डाल देती है। और दूसरे बंदे की परसेप्शन ऐसी है कि वो फ्रीडम और हैप्पीनेस और रिलीफ जो है वो फील करता है। तो ये मूड होती है। अब मूड की जो परसेप्शन होती है वो बंदे पे डिपेंड करता है। इफ़ेक्ट क्या होती हैं? इफ़ेक्ट हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी एक इंसान की जो अंदरूनी उसकी मूड होती है, उसके फीलिंग्स होते हैं, उनकी जो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन होती है वो इफ़ेक्ट कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो हमारे चेहरे पे स्माइल होती है। तो ये जो हैप्पीनेस है ये हमारी इमोशन है, हमारी मूड है। और ये जो हमारे चेहरे पे स्माइल होती है उस अंदरूनी इमोशन हैप्पीनेस की वजह से, तो ये स्माइल जो है वो इफ़ेक्ट है। इसी तरह एंगर जो है, गुस्सा जो है, वो एक इमोशन है, एक मूड है हमारा। अगर हम अंदर से एंगर में है तो फिर हमारे चेहरे पे ग्रेमेस जो है वो शो होगा। हम जो है हमारे चेहरे पे बिल्कुल चेहरा जो है वो गुस्से वाला चेहरा होगा। तो ये जो गुस्से वाला अपीयरेंस है हमारे चेहरे पे, ये इफ़ेक्ट है। तो इसीलिए जितने भी मूड डिसऑर्डर्स हैं इनको हम अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो मूड होती है, जो इंटरनल इमोशन होती है, वो एज ए इफ़ेक्ट जो है वो चेहरे पे अपीयर होती है। तो इसीलिए अफेक्टिव डिसऑर्डर्स भी हम इनको कहते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली मूड डिसऑर्डर्स ही हम इनको कहते हैं। अब ये जो अल्टरेशंस होती हैं मूड के अंदर, तो वो उनकी रेंज होती है, यानी माइल्ड टू सीवियर हो सकती हैं। मूड अल्टरेशंस माइल्ड भी हो सकती हैं, सीवियर भी हो सकती हैं। जब मूड अल्टरेशंस माइल्ड होती है तो एक बंदा जो है उसको उसके लाइफ में डेली जो उसकी रूटीन है उसमें चेंजेस भी उसको
कम चेंजेस उसको एक्सपीरियंस होती है, इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आती उसकी डेली रूटीन में। लेकिन अगर सीवियर मूड अल्टरेशंस हो जाते हैं तो इससे उसकी जो डेली एबिलिटीज़ होते हैं, फंक्शन करने की एबिलिटीज़ होती है, जो डेली जो उसकी रूटीन होती है, तो उसमें एक सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट आ जाती है। तो ये जो इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं या फिर आप कह लें कि मूड अल्टरेशंस जो होती हैं, तो ये ऐसा भी होता है कि ये कुछ वक्त बाद जो है वो ठीक हो जाती हैं। दोबारा जो है बंदा ख़ुद को इमोशनल बैलेंस के अंदर ले आता है, वो ख़ुद को इमोशनली फिर स्टेबल कर देता है। लेकिन कभी कभार इस तरह भी होता है कि बंदा जो है वो इनेबल होता है कि वो दोबारा से ये जो अल्टरेशंस होती है मूड में, उसको दोबारा से वो बैलेंस में नहीं ले आ पाता है। और ये जो दोबारा से बैलेंस में नहीं आने वाला मूड अल्टरेशन होता है, तो ये फिर एबनॉर्मल माना जाता है, ये फिर एबनॉर्मलिटी की तरफ चला जाता है। अब एक डिप्रेस्ड मूड जो है, इसमें एक इंसान क्या होता है, एक इंसान की सैडनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, शिद्दत वो इख्तियार कर लेती है और बहुत ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए वो कंटिन्यू रहती हैं। इससे क्या होता है कि यानी अगर एक इंसान जो है वो उसकी डिप्रेस्ड मूड जो है वो कंटिन्यू रहती है लॉन्गर टाइम के लिए, यानी एक इंटेंसिटी, एक शिद्दत जो है वो इख्तियार कर लेती है, तो उससे उसकी जो डेली रूटीन जो है उसमें चेंजेस आती रहती है। डेली रूटीन उसका सही नहीं होता, तो फिर उस डेली रूटीन के सही ना होने की वजह से मज़ीद उस पर जो है वो एक समझ ले कि दुगना उस पर इसका असर होता है। लेकिन ये इसके अलावा ये अभी मैंने आप लोगों को जो मूड अल्टरेशंस का बताया कि जिसमें बंदा जो है ख़ास सिचुएशन के अंदर अपने आप को वर्थलेस समझता है, उसे ये फ़ील होती है कि बिल्कुल जो है वो डिप्रेस्ड है, वो कुछ नहीं कर सकता, अब उसकी सारी जो है चीज़ें बिगड़ गई हैं, इस तरह। इसके अलावा इसके बरअक्स ये भी हो सकती है कि मूड अल्टरेशंस के अंदर, मूड डिसऑर्डर्स के अंदर, कि बंदा जो है वो एक्सेसिव फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस भी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम एक्साइटनेस भी फ़ील कर सकता है। तो इसे हम यूफोरिया कहते हैं। जब एक इंसान के मूड में ऐसे चेंजेस आते हैं कि जिसमें वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम एक्साइटनेस फ़ील करता है, तो इसको हम यूफोरिया कहते हैं। और ये जो यूफोरिया की हालत होती है, तो इसकी वजह से एक और अनस्टेबल मूड, डिप्रेशन के अलावा एक और अनस्टेबल मूड जो है वो पैदा हो जाती है, जिसे हम मेनिया कहते हैं। मेनिया के अंदर यूफोरिया होता है, इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो रियलिटी से बाहर हो जाता है, रियलिटी से उसकी जो टच होती है वो ख़त्म हो जाती है। और कभी कभी ये मेनिया जो है ये कुछ मॉडरेट हद तक होती है, सीवियर काइंड की नहीं होती, मॉडरेट काइंड की होती हैं, उसको हम हाइपोमेनिया कहते हैं। हाइपोमेनिया के अंदर एक बंदा जो है वो ओवर एक्टिविटी शो करता है, यूफोरिया की हालत में होता है, लेकिन उसमें कोई साइकोटिक फ़ीचर नहीं होते। यानी उसमें मेनिया में जो एक्सट्रीमली रियलिटी से बंदा बाहर होता है, इस तरह नहीं होता, रियलिटी के टच में होता है, लेकिन जो नॉर्मली इंसान की नॉर्मल हैप्पीनेस होती है उससे वो बिल्कुल क्लियरली अलग होती है हाइपोमेनिया की कंडीशन। जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं तो उनकी एविडेंस हमें इस तरह मिलती है, चाहे वो मेनिया की हालत हो या फिर डिप्रेशन की हालत हो। उसमें अगर मेनिया की हालत है तो उसमें कोई हम बुरी ख़बर अगर जाके दे दें उस बंदे को, तो उस पर कोई असर नहीं होता, वो उसी हालत में खुशी में ही रहता है, उसकी मूड फिर उस खुशी से चेंज नहीं होती उस बुरे ख़बर की वजह से। या फिर अगर डिप्रेशन में है और हम जितना चाहे जो है उसको, मेजर डिप्रेशन के अंदर है, हम जितना चाहे उसको खुशी की ख़बर सुना दे, वो उस मेजर डिप्रेशन से, उस खुशी की ख़बर की वजह से नहीं निकल सकता। तो ये इसकी एक ख़ास एविडेंस होती है, इसके थ्रू हम जान जाते हैं कि बंदा जो है वो मूड डिसऑर्डर के अंदर मुब्तला है। तो मूड डिसऑर्डर्स एक ऐसी कंडीशंस होते हैं, एक ऐसे कंडीशंस होते हैं कि जिसमें इंसान जो है वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अल्टरेशन ऑफ मूड जो है वो एक्सपीरियंस करता है। अब मूड डिसऑर्डर जो है इसके टाइप्स हैं। मूड डिसऑर्डर के टाइप्स में मैंने आप लोगों को बताया भी, लेकिन अभी दोबारा बताती हूँ कि टाइप्स में एक तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकती हैं और दूसरा जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकती हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर वो कि जिसके अंदर सिर्फ डिप्रेशन ही होता है, डिप्रेशन के अलावा और कुछ नहीं होता। और जो बाइपोलर डिसऑर्डर हैं उसमें सिम्टम ऑफ मेनिया भी होते हैं और सिम्टम ऑफ डिप्रेशन भी होते हैं, दो किस्म की सूरत हाल उसमें होती हैं। दोनों मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर हैं या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर हैं,
दोनों के जो सिम्टम्स हैं उनके बार बार एपिसोड्स आते हैं, और इन सब की वजह से एक इंसान की जो सोशल, फ़िज़िकल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग होती है, उसकी सोशल, फ़िज़िकल, उसकी अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी होती है, तो उसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट आ जाते हैं। आज का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम बाइपोलर, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम सिर्फ डिप्रेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होती हैं? डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि डिप्रेशन जो है उसमें क्या होता है, परसिस्टेंटली और प्रोलॉन्गडली मूड ऑफ सैडनेस होती है। बंदा बिल्कुल जो है वो सैडनेस की हालत में होता है, और वो जो उसकी सैडनेस की हालत है वो 2 वीक जो है उससे बियॉन्ड कर जाती है, यानी ड्यूरेशन बियॉन्ड 2 वीक्स होती है। और ये स्टेट जो है इसमें एक सिंगल एपिसोड जो है वही रहती है, यानी सिंगल एपिसोड मीन्स कि सिर्फ डिप्रेसिव मूड ही रहती है, सैड मूड ही रहती है। इसीलिए हम इसको कभी कभार यूनिपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं, एज़ कम्पेयर टू बाइपोलर डिसऑर्डर के उसमें मेनिया भी आती है, खुशी की वो एक फीलिंग जो है, कंडीशन, एक पीरियड आती है, और डिप्रेशन की भी आती है, डिप्रेसिव सैडनेस की भी आती है, इसलिए उसको बाइपोलर कहते हैं। और ये जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है जिसमें सिर्फ सैडनेस की ही हालत होती है, इसको हम यूनिपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो अगर आपके सामने किसी MCQs में या किसी और जगह यूनिपोलर का जिक्र हो तो आप लोगों को पता हो कि ये डिप्रेशन ही है, यानी इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कोई मेनिया, कोई हाइपोमेनिया नहीं होगी, सिर्फ जो है सैडनेस की मूड ही होगी। अब ये जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या डिप्रेशन है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि इस लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे कैटेगरीज DSM-4 के अंदर, DSM-5 के अंदर दिए गए हैं, लेकिन मेजर इसके 2 ही टाइप्स हैं। मेजर टाइप्स, अगर आपसे कोई पूछे कि मेजर टाइप्स डिप्रेशन के या डिप्रेसिव डिसऑर्डर के कौन से हैं, तो एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है MDD जिसे हम कहते हैं, और एक जो है इसको हम डिस्थेमिक डिसऑर्डर, डिस्थीमिया या फिर परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, PDD। पहले ज़माने में इसको डिस्थेमिक डिसऑर्डर या फिर डिस्थीमिया कहा जाता था, और आजकल इसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। तो ये MDD और PDD जो है ये मेजर 2 टाइप्स है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के। अब इनमें छोटी सी डिफरेंस जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, ये आप याद रखेंगे तो आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी। जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हैं वो तब होती हैं कि जब एक बंदा जो है वो डिप्रेस्ड मूड की हालत में हो, उसको लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो बहुत सारे एक्टिविटीज़ में, उसके डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो है उसमें, और वो जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट और डिप्रेस्ड मूड है वो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में हो, यानी मोस्ट एक्टिविटीज़ में हो, टाइम के लिए हो, और ईच डे हो, यानी हर एक दिन हो। कितने वक्त तक? विद इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, यानी 2 हफ्तों के अंदर कंडीशन उस पेशेंट की ऐसी हो कि हर रोज़ यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आज का दिन है तो आज के दिन के मोस्ट टाइम में वो डिप्रेस्ड मूड ही रहे, उसका बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट वाला मूड उसका जो है वो रहे, और 2 हफ्तों तक वो ऐसा ही रहे। तो ये इसको हम फिर कहते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स होते हैं वो सीवियर होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त के लिए नहीं होते हैं, सीवियर होते हैं। इनका अटैक जब आता है तो एटलीस्ट 2 मंथ जो है वो रह सकती हैं, लेकिन 2 मंथ से ज़्यादा नहीं रहती, फिर चली जाती हैं, फिर बाद में आ जाती है, फिर चली जाती है, फिर बाद में आ जाती है। आमतौर पर 2 हफ्तों में चली जाती है, फिर दोबारा आती है, फिर 2 हफ्तों में जो है 2 हफ्ते लेती है, फिर चली जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वक्त ले ले तो 2 महीनों तक का वक्त जो है वो ले सकती है, कि मुसलसल 2 महीने इसके जो मेजर सिम्टम्स है वो कंटिन्यू रहे। लेकिन 2 महीने पूरे होंगे तो फिर वो कंटिन्यूटी जो है वो कम हो जाएगी, कुछ वक्त तक जो है वो मेजर जो सिम्टम्स है वो बंद होंगे, और फिर कुछ वक्त छोड़ के फिर दोबारा स्टार्ट होंगे। लेकिन जो PDD है, जो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उसमें क्या होता है, उसमें उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एक तो माइल्ड होते हैं, उसमें मेजर सिम्टम्स होते ही नहीं हैं। डिप्रेशन के माइल्ड सिम्टम्स उसमें होते हैं, और वो मोर क्रॉनिक होते हैं। वो माइल्ड सिम्टम्स लगातार जारी रहते हैं, एटलीस्ट 2 ईयर तक, 2 सालों तक वो लगातार जारी रहते हैं, क्रॉनिक लेवल होती है। तो यही एक मेन डिफरेंस है।
MDD और PDD में। तो ये आपने याद रखनी है। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आगे जो भी MCQs इनसे रिलेटेड आप लोगों से पूछा जाएगा तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अभी सिम्टम्स की मैंने बात की कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है उसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाले सिम्टम्स होते हैं, और जो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिस्थीमिया है तो उसके अंदर इतने ज़्यादा जो है वो इंटेंसिटी वाले सिम्टम्स नहीं होते। तो वो सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं जो कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर होते हैं? एक तो ये कि इंसान बहुत ज़्यादा फियर वोरी महसूस करता है, उसको एंजाइटी होती है, और इस वोरीनेस और एंजाइटी की लेवल एक्सट्रीम होती हैं। बहुत ज़्यादा वो होपलेस हो जाता है, नाउमीद हो जाता है, ख़ुद को बिल्कुल वर्थलेस समझता है, उसको गिल्ट होती है, सेल्फ ब्लेमिंग करता है, क्राइंग एपिसोड आते हैं, और ये भी बहुत इंटेंसिटी वाले क्राइंग एपिसोड होते हैं। वेट जो है उसमें चेंजेस आते हैं एपिटीट के चेंजेस की वजह से। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉजिटिव मीन्स कि उसमें बंदा बहुत ज़्यादा खाना खाता है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग जब करता है तो उसकी वजह से वेट गेन हो जाती है, और नेगेटिव जिसमें कि बंदा जो है बिल्कुल उसको भूख ही नहीं लगती तो उसकी वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है। सेक्स ड्राइव जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर। कंसंट्रेशन उसकी बहुत कम हो जाती है चीज़ों में, मेमोरी भी उसकी ख़राब हो जाती है, चीज़ें उसको याद नहीं रहती, याददाश्त भी उसके कमज़ोर हो जाते हैं, और कोई डिसीजन वो ख़ुद से नहीं ले सकता। उसको डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसकी मेंटेलिटी सही तरीके से काम नहीं कर रही होती है, तो वो अपने लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो डिसीजन सही तरीके से नहीं ले सकता। जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी फंक्शनल एबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, एक्सट्रीम सैडनेस की हालत में होता है। वो सैडनेस जो है उसके अपीयरेंस में भी शो हो रही होती है, यानी इफ़ेक्ट में भी वो आ रही होती है, इतना सैड होता है। उसे देख के आप पहचान जाते हो कि ये बंदा जो है इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। फिज़िकल कंप्लेंट्स भी होते हैं, सोमेटिक सिम्टम्स जिन्हें हम कहते हैं। उस बंदे को हेडेक होता है बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स होती हैं, GI डिस्टर्बेंस भी उसको होती है। एनहीडोनिया होता है, एनहीडोनिया को आप समझ लें। एनहीडोनिया कहते हैं लेक ऑफ प्लेजर इन थिंग्स दैट ए पर्सन प्रीवियसली एंजॉयड। मीन्स कि पहली ज़िंदगी में जब वो ठीक था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको वो इंजॉय कर रहा था, लेकिन अब उसमें वो एबिलिटी ख़त्म हो गई है। इसको कहा जाता है एनहीडोनिया, और एनहीडोनिया जो है वो मेजर डिप्रेशन की एक मेजर सिम्टम है। इसके अलावा उसको सुसाइड के और डेथ के थॉट्स जो है वो आते रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसके बारे में याद रख लें स्टूडेंट्स के। ये जो मेजर डिप्रेशन होती है तो ये फ़ीमेल्स में कॉमन होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। दूसरी बात ये कि इसकी ऑनसेट को अगर देखा जाए तो एडोलेसेंस में 14 से 16 साल की उम्र जो है उसमें ज़्यादातर इसकी ऑनसेट होती है, और एडल्ट्स में अगर देखा जाए तो 65 से अबाव की जो एज होती है तो उसमें ज़्यादातर इसकी इंसिडेंस पाई जाती हैं। पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो पॉपुलेशन में अगर 4% पॉपुलेशन है तो उसमें 1% लोग जो है उनको 4 में से 1% पॉपुलेशन जो है उनको ये डिप्रेशन हो जाती है। और इसमें से जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट्स होते हैं तो उनमें से 15% तक लोग जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखें। अब इसके अलावा इसके काजेज़ को अगर हम देखें तो ये मेजर डिप्रेशन जो है वो स्टार्ट कैसे होती हैं, तो इसके काजेज़ ये है कि काजेज़ के लिए बहुत सी थ्योरीज़ है, बहुत सारे थ्योरीज़ जो है वो डिप्रेशन के काज के लिए दिए गए हैं, लेकिन उसमें से मोस्ट कॉमन जो थ्योरी है वो सेरोटोनिन के बारे में है कि सेरोटोनिन की अगर फंक्शनल डिफिसिट हो जाती है ब्रेन के अंदर तो इसकी वजह से केमिकल इम्बैलेंस स्टार्ट होती है, और उस केमिकल इम्बैलेंस की वजह से सेरोटोनिन की कमी की वजह से डिप्रेशन में बंदा जो है वो चला जाता है। और दूसरी बात ये कि इस थ्योरी को मोस्ट कॉमन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ट्रीटमेंट होती है फिर एंटी डिप्रेसेंट्स के थ्रू, तो अगर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाती है एंटी डिप्रेसेंट के थ्रू, सेरोटोनिन की ये जो कमी होती है इसके जो काजेज़ होते हैं उनको अगर ख़त्म कर दिया जाता है तो बंदा ठीक हो जाता है। इसीलिए ये थ्योरी जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन थ्योरी मानी जाती है। और इसके अलावा बहुत सारे जेनेटिक्स बायोलॉजिकल प्रिडिस्पोजिशंस भी हो सकते हैं, मेडिकेशन के इफ़ेक्ट्स की वजह से भी डिप्रेशन हो सकती है, वायरसेस की वजह से, वायरल डिजीज़ की वजह से, थायराइड डिफिशिएंसीज़ की वजह से, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से, ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है, इनकी वजह से मेजर डिप्रेशन हो सकती है।
अब दूसरी मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्टेमिक डिसऑर्डर जो है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, वो इसकी दूसरी मेजर टाइप है। एक तो मैंने आप लोगों को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का बताया जो कि डिप्रेशन की मेन टाइप है, और दूसरी इसकी जो मेन टाइप है वो डिस्थीमिया है, डिस्टेमिक डिसऑर्डर कह ले या फिर परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कह ले। इसमें क्या होता है, जिन लोगों को डिस्थीमिया हो जाता है तो उनमें जो उनकी डिप्रेशन के जो सिम्टम्स उनको होते हैं, एक तो वो माइल्ड होते हैं, और दूसरी बात ये कि वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए होती हैं, क्रॉनिक होती हैं, एटलीस्ट 2 years के लिए होती हैं। अब वो क्लाइंट्स जिनको डिस्थीमिया होता है तो उनमें कभी भी मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो नहीं होते, इसीलिए इसको इससे अलग किया गया है। आप देखें कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ डिस्थीमिया के अंदर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कोई भी मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो बंदे को नहीं होता, और सिम्टम्स जो है उसका मैंने आप लोगों को बताया। हमेशा याद रखें कि सिम्टम्स जो है वो लेस सीवियर होते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से। वो सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें क्रोनिक डिप्रेशन सिम्टम होते हैं। लीवल हर एक सिम्टम की क्रोनिक होती है। क्रोनिकली बंदा जो है वो इनडिक्वेसी फील करता है कि मुझ में कोई कमी है, मुझ में फेलियर है, मुझ में एम्प्टीनेस है, होपलेस होता है, नेगेटिविटी उसमें ज़्यादा होती है, ख़ुद को वो बेयार मददगार समझता है, हेल्पलेस समझता है, मालअडैप्टिव स्किल्स उसके होते हैं, कोप नहीं कर पाता ज़िंदगी के स्ट्रेसेस से। स्लीप डिफ़िकल्टी उसको हो सकती है, या तो उसको बहुत ज़्यादा नींद आती होगी, या फिर उसको जो है वो नींद नहीं आती होगी, या फिर सोते वक्त नींद आती होगी, रात को वो बीच में उठ जाता होगा और फिर उसके बाद उसको नींद नहीं आती होगी, फटीग फील करता होगा, और सेल्फ़ इस्टीम जो है वो उसकी लो होती होगी। तो ये परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है सिम्टम्स हैं। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के स्लाइड से पढ़ते हैं कि स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है। डिप्रेशन, everyone occasionally feels blue or sad, but these feelings are usually fleeting and pass within a couple of days. When a person has a depressive disorder, it interferes with daily life, normal functioning, and causes pain for both the person with the disorder and those who care about him or her. Depression is common but serious illness, and most who experience it need treatment to get better. यानी अब डिप्रेशन जो है वो हम अक्सर ज़बानी तौर पर हम ओरली इस तरह कहते रहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा, मैं डिप्रेस्ड हो चुका हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, डिप्रेशन की हालत से मैं गुज़र रहा हूँ, इस तरह। तो वो होती है कि जिसमें हम सैड फील करते हैं, कुछ मसले होते हैं, उनसे हम डील नहीं कर पाते, तो 1-2 दिन तक जो है हमें इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, तो वो डिप्रेशन नहीं होती। वो जो ओकेजनली हम फील करते हैं डिप्रेशन, जिसे हम कहते हैं अपने ज़बान से, तो वो उसको हम सैडनेस या फिर ब्लू लफ्ज़ जो है वो उसके लिए यूज़ करते हैं। वो फीलिंग्स जो हमारे होते हैं वो यूजुअली फ्लीटिंग होते हैं। फ्लीटिंग मीन्स कि वो आर्जी होते हैं, वो जल्दी चले जाते हैं, विद इन कपल्स ऑफ डेज़ वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जिन लोगों को डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, जिनको एक्चुअली डिप्रेशन होती है, तो उनकी लाइफ में क्या होता है, ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स उनके लाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा उनकी डेली लाइफ, नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ इंटरफियर करती हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा पेन में रखती हैं। जिन लोगों को ये डिसऑर्डर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से तकलीफ़ होती है, और जो लोग उनका ख्याल कर रहे होते हैं, उनके लाउड वन, उनके फैमिली मेम्बर्स जो उनके साथ होते हैं, तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा पेन में रखती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। डिप्रेशन एक कॉमन इलनेस है, कॉमनली होती है लोगों में, लेकिन जो लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है ठीक होने के लिए। अगर वो ट्रीटमेंट ना करेंगे तो ये मज़ीद ख़राब होती जाएगी, वो ख़ुद से ठीक नहीं हो सकते। अब इसमें रेस की बात आती है कि जो रेशनैलिटी है उसके हिसाब से डिप्रेशन की कोई ऐसी देखा गया है कि किसी रेशनल में ज़्यादा हो, तो लिखा है डिप्रेशन इज़ लेस कॉमन इन ब्लैक पॉपुलेशन, क्योंकि रिसर्चेस हमेशा जो है अमेरिका में हुआ करते हैं, तो ये रिसर्च भी वहाँ हुई है, तो इसीलिए उन्हीं की बात हो रही है कि जो अमेरिका में जो ब्लैक पॉपुलेशन है तो उनमें डिप्रेशन जो है वो लेस कॉमन है। जेंडर की अगर बात की जाए तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज़ डायग्नोज्ड मोर कॉमनली इन वुमेन विद ए प्रेवेलेंस डिवाइस दैट ऑब्जर्व्ड इन मेन। देखिए, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है कॉमनली
वुमेन में पाई जाती है, ज़्यादातर वुमेन में होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। इन प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अफेक्टेड इक्वली। और अगर प्री प्यूबर्टल अगर हम देख लें, प्यूबर्टी से पहले अगर हम देख लें बच्चों में, तो उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों जो है वो इक्वली अफेक्टेड होते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, डिप्रेशन के डिफरेंट फॉर्म्स दिए गए हैं, जिनमें मैंने आप लोगों को बताया कि जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और डिस्टेमिक डिसऑर्डर, जिसे हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर से अभी उसको दिया गया है, तो ये दोनों मेजर टाइप्स है। इसके अलावा छोटी छोटी और भी टाइप्स जो है वो मौजूद है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, द मोस्ट कॉमन आर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड डिस्टेमिक डिसऑर्डर। वही बात, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेजर डिप्रेशन, इज कैरेक्टराइज बाय अ कम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स दैट इंटरफियर्स विद द पर्सनस एबिलिटी टू वर्क, स्लीप, स्टडी, ईट एंड एंजॉय वंस प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। यानी एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स कंबाइन हो जाते हैं और एक इंसान की जो काम करने की सलाहियत होती है, स्लीप करने की सलाहियत होती है, स्टडी करने की, खाना खाने की, अपने ज़िंदगी के जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ होते हैं उनको एंजॉय करने की उसकी जो एबिलिटी होती है उसके साथ इंटरफियर कर देते हैं। वो फिर इन सब चीज़ों को कंटिन्यू नहीं रख पाता। मेजर डिप्रेशन इज़ डिसेबलिंग, कैन प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम फंक्शनिंग नॉर्मली। ये एक डिसेबलिंग कंडीशन है, इसमें बंदा फिर नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता। एन एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेशन में अकर ओनली वंस इस पर्सन लाइफ टाइम, इन पर्सनस लाइफ टाइम, बट मोर ऑफन इट रीअकर्स थ्रू आउट ए पर्सन लाइफ। यानी मेजर एपिसोड जो है, मेजर डिप्रेशन की जो एपिसोड है वो किसी इंसान की ज़िंदगी में एक दफ़ा हो सकती है, लेकिन एक दफ़ा जब हो जाती हैं तो उसके बाद इसकी रीअक्रेंस जो है वो कॉमन होती है। दे कॉल द मोर सीवियर शॉर्ट लास्टिंग टाइप मेजर डिप्रेशन। यानी ये जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है ये मोर सीवियर और शॉर्ट लास्टिंग टाइप है। यानी जो सिम्टम्स आते हैं, जो एपिसोड्स आते हैं वो बहुत सीवियर होते हैं लेकिन शॉर्ट लास्टिंग होते हैं, कम मुद्दत के लिए होते हैं, एज कम्पेयर टू डिस्थीमिया, डिस्थीमिक डिसऑर्डर, के जिसमें सिम्टम्स माइल्ड होते हैं लेकिन प्रोलोंग होते हैं, क्रोनिक होते हैं। डिस्थीमिक डिसऑर्डर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्थीमिया, इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग टर्म 2 years or longer but less severe symptoms that may not disable a person but can prevent one from functioning normally or feeling well. People with dysthymia may also experience one or more episode of major depression during their lifetime. अच्छा स्टूडेंट्स, तो डिस्थीमिक डिसऑर्डर के बारे में लिखा है कि ये जो डिस्थीमिया होती है तो ये इसको हम इस तरह कैरेक्टराइज़ करते हैं कि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, 2 years या उससे भी ज़्यादा सिम्टम्स जो होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन लेस सीवियर होते हैं, बंदे को डिसेबल नहीं करते लेकिन उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को ये भी अफेक्ट करते हैं, उसको नॉर्मल फंक्शन से रोकते हैं लेकिन उसको डिसेबल नहीं करते मेजर डिप्रेशन की तरह। लेकिन इसके बाद यहाँ पे लिखा है आप लोगों की स्लाइड्स में कि पीपल विद डिस्थीमिया में आल्सो एक्सपीरियंस 1 or more एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेशन ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। हो सकता है कि डिस्थीमिया वाले लोग जो है उनको मेजर डिप्रेशन जो है वो उनकी लाइफ टाइम में कभी 1 या 2 दफ़ा एक्सपीरियंस हो सकती है। लेकिन जिस बुक से मैंने स्टडी की तो उस बुक में लिखा था कि जो डिस्थीमिया वाले लोग होते हैं, जिनको डिस्थीमिया होता है, तो उन लोगों को कभी भी ज़िंदगी में मेजर एपिसोड्स जो है वो नहीं होते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो एपिसोड्स थे वो उनको नहीं होते हैं। तो अब इसको आप लोग भी कंफर्म कर ले, लेकिन मैं आप लोगों के स्लाइड्स के लिए भी इस तरह नहीं कह सकती कि ये गलत है, क्योंकि जिस टीचर ने बनाया है ये स्लाइड्स तो वो एक प्रोफेसर है, उन्होंने देख के बनाया होगा, और जिस बुक को मैंने पढ़ा है तो उस बुक के लिए भी मैं नहीं कह सकती कि गलत है, क्योंकि वो बुक लिखने वाला बंदा भी जो है वो स्कॉलर है और स्कॉलर ने लिखा हुआ है। तो आप इसको बस याद रखिए कि कॉमन नहीं है कि डिस्थीमिक डिसऑर्डर के अंदर ऐसा हो कि एपिसोड्स ऑफ मेजर डिप्रेशन हो, लेकिन लाइफ टाइम में हो भी सकता है कि 1 या 2 दफ़ा जो है डिस्थीमिया के अंदर भी एपिसोड्स ऑफ मेजर डिप्रेशन हो। इस तरह इसको याद रखें तो आपको समझने में आसानी होगी। इसके बाद है साइकोटिक डिप्रेशन। साइकोटिक डिप्रेशन क्या होती है? दिस अकर व्हेन ए सीवियर डिप्रेसिव इलनेस इज accompanied बाय सम फॉर्म ऑफ साइकोसिस सच एज ए ब्रेक विथ रियलिटी, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। यानी साइकोटिक का लफ्ज़ ही आ जाता है। स्टूडेंट्स एक बात समझ ले यहाँ पे
एक होती है साइकोसिस और एक होती है न्यूरोसिस। कुछ डिजीज़ को हम कहते हैं कि ये साइकोटिक डिजीज़ है, साइकोटिक डिसऑर्डर है, और कुछ के लिए हम कहते हैं कि ये न्यूरोटिक या न्यूरोसिस वाले डिसऑर्डर्स है। तो इनका मतलब ये है कि साइकोटिक वो होते हैं, साइकोसिस वो होती हैं कि जिसमें एक बंदे की टच ऑफ रियलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और न्यूरोसिस या न्यूरोटिक वो डिसऑर्डर्स होते हैं कि जिसमें टच ऑफ रियलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। तो यहाँ पे साइकोटिक डिप्रेशन की अगर बात आ जाए तो ये वो डिप्रेशन होती हैं, वो सीवियर डिप्रेसिव इलनेस होती है कि जिसमें कुछ साइकोसिस जो है, कुछ फॉर्म ऑफ साइकोसिस उसमें मिक्स हो जाती हैं, जैसा कि ब्रेक ऑफ रियलिटी हो जाती हैं, उसको हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स होते हैं। हेलुसिनेशंस क्या होते हैं, डिल्यूजन्स क्या होते हैं? तो हेलुसिनेशंस यानी आपकी वो परसेप्शन होती है, ओवर परसेप्शन के जिसके अंदर आप ऐसी चीज़ें सुनते हो, सूंघते हो, देखते हो, फील करते हो जो कि रियली प्रेजेंट नहीं होते। इसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। और डिल्यूजन्स जो है वो आपके फ़ाल्स बिलीव होते हैं, जो कि एक पर्सन जो है ऐसे फ़ाल्स बिलीव्स होते हैं जिनको वो बंदा जिसको ये बिलीव्स होते हैं तो वो उनको सच मानता है बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं आप लोगों को दे दूँ तो एक हम कहते हैं डिल्यूजनल जेलसी। डिल्यूजनल जेलसी जो है या डिल्यूजन ऑफ जेलसी कह ले तो ये एक बंदा एक ऐसी डिल्यूजन है कि जिसमें एक बंदे को जिसको डिल्यूजन हो रहे हैं तो उसको ये यकीन होती है कि उसका जो पार्टनर है, उसका हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, पार्टनर जो है वो धोखेबाज है, वो उसके साथ अनफेथफुल है, वो उसके साथ धोखा कर रहा है या धोखा कर रही है। तो इसको हम डिल्यूजन ऑफ जेलसी कहते हैं। तो ये एक कह सकते हैं हम कि ये डिल्यूजन्स होते हैं। तो साइकोटिक डिप्रेशन वो डिप्रेसिव इलनेस के जिसके अंदर हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स हो रहे होते हैं, उसको हम साइकोटिक डिप्रेशंस कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ रियलिटी है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद कुछ लोग जो है, कुछ वुमेन जो है उनको डिप्रेशन होती है तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहलाती है। दिस इज़ डायग्नोज्ड इफ़ ए न्यू मदर डिवेलप्स ए मेजर डिप्रेसिव एपिसोड विद इन 1 month आफ्टर डिलीवरी। इसको हम उस वक्त डायग्नोज करेंगे कि डिलीवरी के 1 महीने बाद अगर उस मदर को मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो डेवलप हो जाए डिलीवरी के 1 महीने बाद, तो फिर हम डायग्नोज कर लेते हैं कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। It is estimated that 10 to 15% of women experience postpartum depression after giving birth। ये पता चला है, एस्टिमेटेड किया हुआ है कि ऐसा होता है कि 10 to 15% वुमेन जो है वो डिलीवरी के बाद बच्चे की बर्थ के बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहलाती हैं। उसकी वजह ये है कि अब इस बच्चे को किस तरीके से संभालना है, अब जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ, उस बच्चे की ज़िम्मेदारियाँ, उसको संभालना, उसके डायपर्स वगैरह चेंज करना और ये सब कुछ, अपनी बॉडी इमेज की फ़िक्र, ये सारी चीज़ें जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह बनती हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर SAD जिसे हम कहते हैं, ये कैसी डिसऑर्डर है? दिस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ऑनसेट ऑफ ए डिप्रेसिव इलनेस ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स व्हेन देयर इज़ लेस नेचुरल सनलाइट। द डिप्रेशन जनरली लिफ्ट्स ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर। यानी एक ऐसी डिप्रेसिव इलनेस जो कि जब सर्दियाँ शुरू हो जाए तो ये इलनेस भी शुरू हो जाए, जब नेचुरल सनलाइट जो है उसकी कमी हो जाए तो ये जो डिसऑर्डर है, इलनेस है, ये स्टार्ट हो जाए और फिर स्प्रिंग और समर जब आ जाए तो फिर ये ख़त्म हो जाए, ये फिर ख़ुद से चला जाए। तो इस किस्म की जो डिसऑर्डर होती है इसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब इसकी एक काज होती है, इसके पीछे एक पैथोफिजियोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी इस तरह है कि इसमें क्या होता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में कि जिन लोगों को SAD होती हैं तो उसकी वजह लेक ऑफ सनलाइट है। लेक ऑफ सनलाइट इसलिए होती है क्योंकि विंटर्स में आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, दिन छोटे हो जाते हैं, डेज जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो सनलाइट की इतनी एक्सपोजर नहीं होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सनलाइट की जब कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन जिसे हम मेलेटोनिन कहते हैं, मेलेटोनिन आपने नाम सुना होगा, ये हार्मोन इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। और जब मेलेटोनिन की लेवल कम हो जाती है, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो फिर थायरामीन की जो फॉर्मेशन है वो नहीं होती। थायरामीन क्या है? थायरामीन एक प्रिकर्सर है सेरोटोनिन के लिए।
अब थायमीन अगर नहीं होगी, यानी मेलेटोनिन नहीं है तो थायमीन नहीं बनेगी, थायरामीन नहीं बनेगी। थायरामीन जब नहीं बनेगी तो ये एक प्रिकर्सर है सेरोटोनिन का, ये नहीं बनेगी तो सेरोटोनिन भी नहीं बनेगी। और अब जब सेरोटोनिन की लेवल जो है वो कम हो जाती है तो उसमें डिप्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए ये विंटर सीज़न जो होते हैं उस टाइम ये डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाती है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के, जिसमें डिप्रेशन हो जाती है बंदे को। लेकिन जैसे ही फिर मौसम जो है वो समर सीज़न स्टार्ट होता है तो फिर ये चली जाती हैं, फिर ख़त्म होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाईपोलर डिसऑर्डर का भी आप लोगों को बताया है। अब बाईपोलर डिसऑर्डर का यहाँ पे आप लोगों को बताने का मतलब ये नहीं है कि ये डिप्रेशन की टाइप है। बाईपोलर डिसऑर्डर जो है वो डिप्रेशन की टाइप नहीं है, बल्कि देखिए यहाँ पे लिखा है ना टॉपिक में ऊपर के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन में मेजर जो टाइप्स है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और डिस्थेमिक डिसऑर्डर, इसके अलावा इसके कुछ और टाइप जिसमें साइकोटिक डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब यहाँ पे जो बाईपोलर डिसऑर्डर की बात आ गई, तो बाईपोलर डिसऑर्डर जो है वो मूड डिसऑर्डर है। क्योंकि हम मूड डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं तो ये तरतीब इसका इस तरह होना चाहिए था कि ये बाईपोलर डिसऑर्डर भी ऊपर डिप्रेशन के साथ साथ दिया गया हो। लेकिन फिर यहाँ पे बंदा जो होता है जो स्लाइड बनाता है स्टूडेंट्स, अब देख ले यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो बंदा स्लाइड बनाता है तो उसको बनाते वक्त ये चीज़ें उधर उधर जब वो इधर उधर लिख देता है तो उसको ये पता होता है कि फिर मैं जाके स्टूडेंट्स को समझा दूंगा। अब इस टीचर ने इन्होंने अगर यहाँ पे बाईपोलर डिसऑर्डर लिखी है तो ये आके अपने स्टूडेंट को बता देता है आगे से कि ये बाईपोलर डिसऑर्डर डिप्रेशन की टाइप नहीं है, बल्कि ये एक मूड डिसऑर्डर है, जिस तरह डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है। लेकिन आगे से दूसरे लोग जो उस टीचर को नहीं सुनते हैं और उनको इनके स्लाइड्स पढ़ने होते हैं, जैसा कि आप लोगों की एग्जाम्पल है कि आप लोग INS में नहीं है लेकिन आप लोगों को ये स्लाइड्स पढ़ने पड़ते हैं। तो आप लोग अगर जब ये स्लाइड्स उठाते हैं तो आप लोग इनको समझते हैं कि अभी बाईपोलर डिसऑर्डर जो है डिप्रेशन के टाइप्स में दिया हुआ है, तो फिर ये इसकी टाइप होगी। आगे जाके MCQs आप फिर गलत कर लेते हो। इसी तरह चूँकि ये बात कंटिन्यू है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पे नीचे देख ले स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिप्रेशन इंक्लूजन इन DSM-5, यानी DSM-5 जो है डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल की जो एडिशन 5 है, तो उसके बारे में बता रहा है कि उसके अंदर डिप्रेशन में कौन कौन सी चीज़ें जो है, कौन कौन से टाइप्स जो है वो इंक्लूड है। फिर उसमें ग्रीफ दिया गया है। तो यहाँ पे जो टीचर है तो उन्होंने ग्रीफ यहाँ पे इसलिए दिया है, उनका यहाँ पे ग्रीफ देने का मकसद ये था कि वो आके स्टूडेंट्स को बताए कि अगर आप लोगों ने ग्रीफ के बारे में सुना कि ग्रीफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मूड होती हैं, ग्रीफ के अंदर भी इंसान के जो फंक्शनल एबिलिटीज़ है वो इम्पेयर हो जाते हैं, तो आप लोगों ने ये नहीं समझना है कि ग्रीफ जो है वो डिप्रेशन की टाइप है जो कि DSM-5 में दी गई है। ऐसा नहीं है। DSM-5 में डिप्रेशन के इंक्लूजन में ग्रीफ जो है वो नहीं दी गई है, और ये बात एक टीचर जिसने पढ़ाया है उसने अपने स्टूडेंट्स को बता दिया है। लेकिन अब जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि ग्रीफ जो है वो भी डिप्रेशन के टाइप्स में इंक्लूड है DSM-5 के अंदर। अब आप लोग जाके DSM-5 तो नहीं निकालते हैं, वहाँ से आप नहीं देखते हैं, बस ये स्लाइड पढ़ते हैं, इसको इसी तरह समझते हैं। और समझने के बाद कल को अगर आप लोगों को एक MCQs मिलती है और उस MCQs में आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सा जो है वो डिप्रेशन के टाइप है जो कि DSM-5 में इंक्लूड है, उसमें ग्रीफ भी आ गई, आप ग्रीफ को जो है वो उसको भी टिक मार्क कर देते हो, जिसकी वजह से आपका MCQs गलत होता है। फिर आप जाके कहते हो कि ये मेरा MCQs तो मैंने तो ठीक किया था स्लाइड के मुताबिक, लेकिन मेरे नंबर्स ऐसे नहीं आए। तो यही वजह होती है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझाती हुई आगे जाती हूँ। ऐसी मिस्टेक्स, ऐसी चीज़ें जिनको आपने समझने में आप लोगों से गलती हो जाती हैं, तो इन पे आपने खुद डिटेल से स्टडी करनी होती है। ये स्लाइड जब आप उठाते हैं, जाहिर सी बात है आपकी मजबूरी है, आपने पढ़नी है, लेकिन इस पे डिटेल से आपने स्टडी करनी होती है ताकि आप इन स्लाइड्स के मीनिंग को सही तरीके से परसीव करें, जिस तरीके से ये बनाए गए हैं उस तरीके से इनको परसीव करें। तो अब देखिए यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर दिया गया है, तो ये डिप्रेशन की टाइप नहीं है बल्कि एक मूड डिसऑर्डर है। लिखा है इट इज़ आल्सो कॉल्ड मैनिक डिप्रेसिव इलनेस
इज़ नॉट इन कॉमन एज मेजर डिप्रेशन और डिस्थीमिया। आप देखिए कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो एक मैनिक डिप्रेसिव इलनेस है। मैनिक डिप्रेसिव मीन्स कि इसमें डिप्रेशन के भी एपिसोड होते हैं, मेनिया के भी एपिसोड होते हैं, ऐसी मूड डिसऑर्डर है। लेकिन ये डिप्रेशन और जो मेजर डिप्रेशन और डिस्थीमिया जो है वो जितने कॉमन है तो उतना ये बाइपोलर जो है वो उतना कॉमन नहीं होता। जिस तरह डिप्रेशन के जो टाइप्स है, मेजर डिप्रेशन और डिस्थीमिया, वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, उनकी तरह बाइपोलर जो है वो इतना कॉमन नहीं होता। बाइपोलर इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइक्लिंग मूड चेंजेस फ्रॉम एक्सट्रीम हाई मेनिया टू एक्सट्रीम लो डिप्रेशन। यानी इसके अंदर क्या होता है कि एक्सट्रीम हाई मूड्स भी होते हैं जिसको हम मेनिया कहते हैं, और एक्सट्रीम लो मूड्स भी इसमें आते हैं जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। तो ये भी एक मूड डिसऑर्डर है। अब देखिए डिप्रेशन इंक्लूजन इन DSM-5। DSM-5 के अंदर डिप्रेशन जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूड है। तो इसमें ग्रीफ का मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स, ये DSM-5 में इंक्लूड नहीं है। हाँ, DSM-5 में एक बात की गई है, वो बात की गई है प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर की, PGD जिसे हम कहते हैं, प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर। उसकी बात की गई है कि कभी कभार इस तरह होता है कि अगर किसी के लव्ड वन की डेथ हो गई है और वो डेथ जो है आज से 1 साल पहले हो गई है, 12 महीने गुजर चुके हैं उस डेथ को, लेकिन वो जो बंदा है वो अभी तक उसी हालत में है, उसमें आइडेंटिटी डिसरप्शंस के 3 से लेके 8 तक सिम्टम्स जो है वो अभी भी मौजूद हैं, जिसमें वो बंदा जो है उसको बिलीव नहीं है उस चीज़ पे, उस डेथ पे बिलीव नहीं है, वो उसको अवॉइड कर रहा है, इमोशनल पेन में है, सीवियर इमोशनल पेन में, वो बहुत ज़्यादा जो है मूव ऑन करने में डिफ़िकल्टी उसको पेश आ रही है, नमनेस उसमें आ गई है, बिल्कुल नम रहता है इमोशनली। तो ये जो कंडीशन होती हैं ये प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर कहलाती हैं, PGD प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर। लेकिन ये भी DSM-5 के अंदर डिप्रेशन के टाइप्स में मौजूद नहीं है। इसके बारे में DSM-5 के अंदर इसकी डिफिनीशन इस तरह की दी गई है, और यहाँ पे जो स्लाइड्स में जिस ग्रीफ का बता रहा है वो ग्रीफ तो बिल्कुल भी डिप्रेशन की टाइप नहीं है, ये एक नॉर्मल ग्रीफ का बताया है। देखिए लिखा है डोमिनेंट इफेक्ट इज़ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस एंड लॉस। ग्रीफ के अंदर क्या होता है, उसमें भी ये डिप्रेशन की ये डोमिनेंट इफेक्ट जो है वो मौजूद होती है कि उसमें बंदा ख़ुद को एम्प्टी फील करता है, लॉस फील करता है, उसको डिस्फोरिया होता है, वेव्स की शक्ल में बार बार डिस्फोरिया उसको होता है। डिस्फोरिया कहते हैं कि जिसमें बंदा जो है अपने लाइफ से डिससेटिस्फेक्शन फील करता है, उसको हम डिस्फोरिया कहते हैं। इस तरह होता है। इसके अलावा वेसिलेट्स विद एक्सपोजर टू रिमाइंडर एंड डिक्रीज विद टाइम, और उसको जब रिमाइंडर होती है, रिमाइंडर जब उसको होती हैं तो वो वेसिलेशन का शिकार होता है। वेसिलेशन कहते हैं हेजिटेशन को, प्रोलॉन्ग हेजिटेशन में वो चला जाता है, वो एक किस्म का वो डगमगा जाता है, हम कहते हैं ना उर्दू में डगमगाना, तो इस तरह वो डगमगा जाता है, लेकिन विद टाइम डिक्रीज हो जाती है। देखिए लिखा है वेसिलेट्स विद एक्सपोजर टू रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर से उसकी एक्सपोजर हो जाती है तो क्या होता है, वेसिलेट होता है, वो डगमगा जाता है, हेजिटेट कर जाता है, लेकिन डिक्रीज विद टाइम, और टाइम के साथ डिक्रीज भी हो जाती है। कैपेसिटी फॉर पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस, इसमें अब क्या होता है कि पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस वो करता है, उसमें कैपेसिटी होती है कि उसको पॉजिटिव जो है इमोशनल एक्सपीरियंस हो, जब खुशी का टाइम आता है तो वो खुश हो जाता है उस टाइम, लेकिन ग्रीफ तो उसको है, गम तो उसको है, लेकिन वो उस टाइम खुश हो जाता है, तो ये एक नॉर्मल ग्रीफ है। सेल्फ़ इस्टीम उसकी इसमें प्रिजर्व्ड होती हैं, सेल्फ़ इस्टीम को कोई ख़तरा नहीं होता, सेल्फ़ इस्टीम उसकी लो नहीं होती। फ्लीटिंग थॉट्स ऑफ जॉइनिंग टीचर, यानी उसकी बस यही होती है कि मेरी जो जॉइनिंग थी, मेरी जो लव्ड वन थी या था या जो भी हो, तो कोई लॉस हुआ हो तो वो चीज़ जो है उसको इस तरह आर्जी सोच आते हैं कि बस वो ख़त्म हो गई है इस तरह। तो ये ग्रीफ जो है डिप्रेशन के टाइप में इंक्लूड नहीं है। और यहाँ पे ये जो टीचर ने लिखा है तो उसमें उनका एक मेजर पॉइंट था, उस पॉइंट को बताने के लिए उन्होंने लिखा था, और वो मेजर पॉइंट ये था कि क्या होता है कि अक्सर ग्रीफ के हालत में लोग क्लिनिक्स पे जाते हैं, और जब ग्रीफ की हालत में लोग क्लिनिक्स पे जाते हैं तो उनकी डिप्रेशन डायग्नोज करके भेज देते हैं उनको, तो ये बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक बंदे का अगर ग्रीफ हिस्ट्री है तो ग्रीफ हिस्ट्री के दौरान जब वो आ जाए आपके पास हॉस्पिटल में, तो आपको क्या करना चाहिए
आपको एज ए डॉक्टर उसको ये डायग्नोसिस उसकी नहीं करनी चाहिए कि वो डिप्रेशन में है। उसको वक्त देना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि टाइम के साथ साथ वो इस ग्रीफ को भूल जाता है या नहीं। और अगर नहीं भूलता है, उसमें 1 साल तक का वक्त लग जाता है और वो उसको भूल नहीं पाता, तो फिर उसकी डायग्नोसिस होगी प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर की, ना कि डिप्रेशन की। तो ये मेजर पॉइंट बताने के लिए उन टीचर ने, सर ज़ुबैर ने, ये ग्रीफ जो है यहाँ पे डिप्रेशन के ऊपर ये लिखी हुई थी। इसके बाद जो है मेजर डिप्रेशन की बात आ गई। अब देखिए मेजर डिप्रेशन जो कि DSM-5 में इंक्लूड है, इसको हमने पढ़ लिया। अभी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है वो DSM-5 से उठाई गई हैं, कि मतलब डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन की यहाँ पे जो डिफिनीशन लिखी गई है वो वहाँ से उठाई गई है। जो पहले हमने पढ़े वो इससे पहले DSM-5 जो है उसकी एडिशन होने से पहले जो चीज़ें लिखी थी वो हम पढ़ रहे थे। तो DSM-5 मेजर डिप्रेशन को किस तरह डिफ़ाइन करती हैं? डोमिनेंट इफेक्ट इज़ डिप्रेस्ड मूड, कि इसमें डोमिनेंट इफेक्ट जो है वो डिप्रेस्ड मूड का होता है। परसिस्टेंट डिस्फोरिया होता है, परसिस्टेंटली बंदा जो है उसको डिससेटिस्फेक्शन होती है उसके लाइफ से, वो स्टेट ऑफ अनईजीनेस में होता है, जनरलाइज्ड डिससेटिस्फेक्शन उसको हो रही होती हैं। इसके अलावा डेट इज़ एकम्पेन्ड बाय सेल्फ क्रिटिकल प्री ऑक्यूपेशन एंड नेगेटिव थॉट्स अबाउट द फ्यूचर। और साथ साथ उसको क्या होता है, वो एक किस्म की मशगूलियत में रहता है। प्री ऑक्यूपेशन मशगूलियत को कहते हैं, कि ख़ुद को वो क्रिटिसाइज़ करता है, यानी ख़ुद के बारे में वो इस तरह बिल्कुल फोकस खुद पे करके, खुद पे अटेंशन दे के ये सोचता है कि मैं जो है कुछ कर नहीं सकता, मैं जो है फेलियर हूँ, ये हूँ और वो हूँ। इस तरह सेल्फ क्रिटिकल प्री ऑक्यूपेशन करता है एंड नेगेटिव थॉट्स अबाउट द फ्यूचर, और अपने फ्यूचर के बारे में नेगेटिव थॉट्स उसको आ रहे होते हैं। लिमिटेड कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस और प्लेजर, उसमें बिल्कुल जो है लिमिटेड कैपेसिटी होती है। कोई खुशी, कोई प्लेजर, कोई हैप्पीनेस उसको बताया जाए, जो भी किया जाए, लेकिन वो इस डिप्रेशन से नहीं बाहर आ सकता। वर्थलेसनेस क्लाउड सिस्टम, वर्थलेसनेस की वजह से उसको वर्थलेसनेस होती है, उसको वो बिल्कुल वर्थलेस खुद को वो तसव्वुर करता है, जिसकी वजह से उसकी स्टीम जो है वो क्लाउड हो जाती है, वो जो है कम हो जाती है। सेल्फ स्टीम उसका बहुत ज़्यादा जो है उसमें फ़र्क आता है इसमें। सुसाइडल आइडियाज़ अबाउट स्केपिंग लाइफ वर्सेस जॉइनिंग ए लव्ड वन, आप ख़ुद को सुसाइड करके उसको लगता है कि जब मैं सुसाइड कर लूँगा, ख़ुद की लाइफ को ख़त्म कर दूँगा, तो मुझे वो लोग मिलेंगे जो मुझे खुश रखेंगे और ये और वो, तो वो मरने को तरजीह देता है अपनी इस लाइफ पे। इसके बाद उसमें DSM-5 के अंदर डिप्रेशन के टाइप में लिखा गया है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर का। ये क्या है? अब इसमें क्या होता है? डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, जो कि पहले वाले में नहीं था, अब इसमें है। एसेंशियल फीचर इसके है सीवियर टेम्पर आउटबर्स्ट विद अंडरलाइन परसिस्टेंट एंग्री और इरिटेबल मूड, कि इसमें परसिस्टेंटली एंग्री और इरिटेबल मूड होता है, और साथ में टेम्पर आउटबर्स्ट भी होते हैं, और वो टेम्पर आउटबर्स्ट जो है वो सीवियर होते हैं। अब टेम्पर आउटबर्स्ट किसे कहते हैं? टेम्पर कहते हैं उस कंडीशन को जिसमें आप अपने गुस्से पे काबू ना रख सके, और आउटबर्स्ट जो है वो कहते हैं कि जिसमें इंसान जो है वो अभी बिल्कुल ठीक था, कल्म था, बिल्कुल सुकून से था, एकदम से वो इंटेंस इमोशन में अनकंट्रोलेबली चला गया, इसको कहा जाता है ब्रस्ट। तो यहाँ पे जो टेम्पर आउटबर्स्ट है वो सीवियर टेम्पर आउटबर्स्ट वो स्टार्ट हो जाती हैं परसिस्टेंट एंग्री और इरिटेबल मूड के दौरान, तो इसको कहा जाता है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। टेम्पर आउटबर्स्ट की फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए इसको डायग्नोज करने के लिए? तो 3 और मोर टाइम ए वीक, हफ्ते में 3 या 3 से ज़्यादा टेम्पर आउटबर्स्ट जो है वो आने चाहिए। जब 3 या 3 से ज़्यादा आउटबर्स्ट एक वीक में आ रहे होंगे तभी हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ये डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है। ड्यूरेशन उन टेम्पर आउटबर्स्ट और उस परसिस्टेंट इरिटेबल मूड की कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 12 मंथ, 12 मंथ यानी 1 साल, 1 साल तक ये टेम्पर आउटबर्स्ट और ये परसिस्टेंट इरिटेबल मूड जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, तब हम जाके डायग्नोज कर सकते हैं कि ये डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है। सीवियरिटी इसकी कितनी हो सकती है? प्रेजेंट इन 2 सेटिंग एंड सीवियर इन एटलीस्ट 1, 2 सेटिंग में प्रेजेंट हो, 2 जगहों पे। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस ये असल में बच्चों के लिए है, 18 उम्र से ज़्यादा
के जो लोग होते हैं 18 से जिनकी एज ज़्यादा हो, तो उनमें डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर नहीं होगी, उनमें डायग्नोज नहीं हो सकती। 18 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें ये होती है। 18 साल से कम उम्र के लोगों को तो हम बच्चे कहते हैं ना, तो बच्चों में होती हैं। तो इसीलिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा जो है वो घर में होता है तो घर में भी उसको आउटब्रस्ट आती है, अगर वो स्कूल में होता है तो स्कूल में भी उसको आउटब्रस्ट आती है। तो ये उसका घर में जो होना है वो उसका एक सेटिंग है और स्कूल में होना जो है वो उसका सेकंड सेटिंग है। तो 2 सेटिंग्स में, स्कूल में भी और घर में भी उसको आउटब्रस्ट जो है वो आते हो। और इसके अलावा जो है एक में या स्कूल में या घर में, उनमें से किसी एक में बहुत सीवियर आते हो, तो ये सीवियरिटी भी प्रेजेंट होनी चाहिए। ऑनसेट इसकी बिफोर एज 10 बट डू नॉट डायग्नोज बिफोर एज 6। डायग्नोसिस जो है इसकी अगर हम बेस्ट डायग्नोसिस कर लें तो 10 साल से कम और 6 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं, यानी 6 साल से लेके 10 साल तक की जो दौरानियाँ होती हैं, इस दौरान हम इसको बेस्ट डायग्नोज कर सकते हैं। 10 साल के बाद भी 18 साल तक डायग्नोज हो सकती है, लेकिन 6 साल से पहले डायग्नोज नहीं हो सकती। 6 साल से कम उम्र के बच्चों में भी डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर नहीं हो सकती और 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में भी नहीं हो सकती, मस्ट नहीं हो सकती। लेकिन 10 से लेके 18 में हो सकती है, लेकिन इतना परफेक्ट डायग्नोसिस इसकी नहीं हो सकती 10 साल के बाद जितना 10 साल से पहले हो सकती है। 10 साल से पहले यानी 6 साल के बाद। कैन नॉट डायग्नोज फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर, देखिए लिखा है कि आफ्टर 18 जो है इसकी डायग्नोज नहीं हो सकती। कॉमन रूल आउट, जब डायग्नोसिस कर रहे होते हैं डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की, तो उस टाइम इन डिसऑर्डर्स को देखना चाहिए, इनको जो है रूल आउट करना चाहिए कि इनमें से तो कोई नहीं है। हमेशा इस तरह होता है स्टूडेंट्स के, ये जो मेंटल डिसऑर्डर जितने भी होते हैं, मेंटल एलिमेंट्स, इनको डायग्नोज करते वक्त एक दूसरे से इनकी जो है यानी एक दूसरे में कंफ्यूज हो जाते हैं डायग्नोज करने वाले। तो इसीलिए लिखा है कि मे भी हो सकता है कि देखना चाहिए इन सारी चीज़ों का भी, जो हमने क्राइटेरिया पढ़ी, इन सबको देखना चाहिए। मे भी ये कन्फ्यूजन हो सकती है बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर के साथ, डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ, ADHD जो है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसके अलावा ASD जो है, ASD कहते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेम्स याद रख ले कि इन सब के साथ हमने इसकी कन्फ्यूजन नहीं करनी है, इनको रूल आउट हमने करनी है। इसके बाद परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, DSM-5 के अंदर थर्ड टाइप है डिप्रेशन की, जिसको पहले ज़माने में डिस्थीमिया कहा जाता था, डिस्थेमिक डिसऑर्डर कहा जाता था, अब भी कहा जाता है, लेकिन अभी DSM-5 के बाद इसकी नेम जो है वो सही नेम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, PDD। एसेंशियल फीचर परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की क्या कौन सी होती है? डिप्रेस्ड मूड प्लस एटलीस्ट 2 अदर डिप्रेसिव सिम्टम्स, डिप्रेस्ड मूड हो और साथ में कुछ 2 या 2 से ज़्यादा दूसरे डिप्रेसिव सिम्टम भी हो, यानी उसमें वर्थलेसनेस फील करना, उसमें डिसीजन करते वक्त डिफ़िकल्टी का पेश आना, ये सारी चीज़ें। ड्यूरेशन इसकी कितनी हो? दिस सिम्टम्स परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 2 years, 1 year फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। सिम्टम्स जो है वो 2 साल तक परसिस्ट करने चाहिए एडल्ट्स के लिए, लेकिन चिल्ड्रन और एडोलेसेंट में अगर 1 साल तक भी कंटिन्यू है तो इसको हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोज कर सकते हैं। मे इंक्लूड पीरियड्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, डबल डिप्रेशन। देखिए इसमें लिखा है कि मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो है उसके एपिसोड भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं होते, कॉमनली नहीं होते, लेकिन में भी हो सकते हैं। जब होते हैं तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये डबल डिप्रेशन है। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, लेकिन डबल डिप्रेशन वाली परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। इसमें भी रूल आउट करना चाहिए कुछ डिसऑर्डर के साथ, ये बी श्योर इट इज़ नॉट ड्यू टू, ये सिम्टम्स जो है इसको आप याद रखें कि ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स की वजह से तो नहीं है, किसी सब्सटेंस एब्यूज़ की वजह से तो नहीं है, सब्सटेंस एब्यूज़ वाला बंदा तो नहीं है, मेडिकेशन या मेडिकल कंडीशन तो कोई नहीं है, उसकी वजह से तो नहीं है। इन चीज़ों को आपने रूल आउट जो है वो करनी है। इसके बाद DSM-5 के अंदर एक और टाइप दी गई थी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर का, PMDD जिसे कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। इसके एसेंशियल फीचर्स क्या है? सिग्निफिकेंट इफेक्टिव सिम्टम्स दैट इमर्ज इन वीक प्रियर टू मेंसेस एंड क्विकली डिसअपीयर विद द ऑनसेट ऑफ मेंसेस।
इसके एसेंशियल फ़ीचर ये है कि इसके जो इफ़ेक्टिव सिम्टम्स होते हैं, इफ़ेक्टिव सिम्टम्स मींस कि वो उसके जहन में वो इमोशंस होंगे जिन इमोशंस का इफ़ेक्ट जो है वो चेहरे पे नज़र आएगा, अपीयर होगा। तो ऐसे सिम्टम्स और वो मेंसेस स्टार्ट होने से 1 वीक पहले स्टार्ट हो जाए वो सिम्टम्स, इफ़ेक्टिव सिम्टम्स, और फिर जब मेंसेस स्टार्ट हो जाए, ऑनसेट हो जाए, तो वो क्विकली डिसअपीयर हो। तो ये इसकी एसेंशियल फ़ीचर है। और दूसरी बात ये कि सिम्टम्स की जो थ्रेशोल्ड है वो कैसी होनी चाहिए। एटलीस्ट 5 सिम्टम्स विच इंक्लूड मार्क्ड इफेक्टिव लेबिलिटी, डिप्रेस्ड मूड, इरिटेबिलिटी, अटेंशन। सिम्टम्स की थ्रेशोल्ड ऐसी होनी चाहिए कि एटलीस्ट 5 सिम्टम्स तो होने चाहिए। कौन कौन से? इफेक्टिव लेबिलिटी होनी चाहिए, यानी मूड जो है वो बार बार चेंज हो रहा है, लेबाइल मूड है जिसका इफेक्ट भी चेहरे पे शो हो रहा है। डिप्रेस्ड मूड होता है, इरिटेबल होता है बंदा, टेंशन उसको होती है। और ड्यूरेशन इसमें प्रेजेंट इन ऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन पास्ट ईयर। उससे जब डायग्नोसिस के लिए आ जाए तो उस डायग्नोसिस के वक्त से पास्ट ईयर जो है उसमें तमाम मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर प्रेजेंट हो ये सिम्टम्स, और डॉक्यूमेंटेड प्रोस्पेक्टिवली फॉर 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी ये लिखा हो कि कम से कम 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक तो ये उसको थी ये सारे जो सिम्टम्स हैं। इम्पेयरमेंट, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट, इसकी वजह से बंदा जो है वो डिस्ट्रेस में होता है, उसको इम्पेयरमेंट होती हैं और ये समझ भी आती हैं। क्लिनिकली देखा जाए तो उसकी बिल्कुल सही से समझ आ जाती है कि कितना इम्पेयरमेंट इसकी वजह से इसको हुआ है। इसमें भी रूल आउट करना चाहिए कोई एग्जिस्टिंग मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर तो नहीं है, या अनदर कोई मेडिकल कंडीशन जिसमें मिग्रेन्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि मिग्रेन हेडेक जो होती है वो भी ड्यूरिंग प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाती है। तो इसका ख्याल करना चाहिए। जब हार्मोनल चेंजेस उस टाइम आते हैं तो मिग्रेन भी बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो मे भी उसको इससे जो है वो कन्फ्यूजन किया जा सकता है, या सब्सटेंस एब्यूज़र तो नहीं है कोई, या फिर कोई मेडिकेशन यूज़ जिसकी वजह से भी हो सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टाइप्स और इसमें प्रेजेंट कुछ कन्फ्यूजन्स जो थे, जो कुछ मिस्टेक तो नहीं हो थे, लेकिन आप लोग उनको ऐसा समझ बैठे थे, तो वो चीज़ें अभी आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। इसको अपना कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ें, ये आपकी लाइफ टाइम की ज़रूरत है। ये मेंटल हेल्थ जो है दोबारा आप इसको नहीं पढ़ सकते। अभी अगर आप लोग नहीं सीखेंगे तो दोबारा इसको नहीं सीख सकते। जो आप लोगों का ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे थोड़ा हट के इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, इनको सीखने की कोशिश करें। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, अब भी कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं इसका पार्ट 2 जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। और दूसरी बात ये कि इन चीज़ों को फाइंड आउट करने में, जाके उन टीचर्स से बात करने में कि आपका यहाँ पे ये लिखने का जो इसके पीछे जो रीज़न थी वो क्या थी, ये क्यों यहाँ पे लिखा गया है, अगर ये यहाँ पे है तो क्या ये एक्चुअली इसकी टाइप है, क्या ये लफ्ज़ यहाँ पे लिखा गया है तो क्या ये सच में सही है या नहीं। इनकी वैलिडेशन बुक से करते वक्त, इनकी वैलिडेशन डिफरेंट लेक्चर्स से, डिफरेंट नेट रिसोर्सेज से करते वक्त जो है वो उसमें टाइम लगता है। इसीलिए मेरे वीडियो लेक्चर्स जो है वो लेट होते हैं, लेट अपलोड होते हैं। और आप लोगों के आजकल इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग नाराज़ हैं, तो इसमें इस तरह नाराज़गी की बात नहीं है। इन चीज़ों की वैलिडेशन में भी टाइम लगता है, और मेरा ख़ुद का डेली शेड्यूल भी बहुत बिजी होता है। इसकी वजह से लेक्चर्स जो है मैं इतनी जल्दी अपलोड नहीं कर पाती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के कोर्स को जितना मुझसे हो सके उतना मैं सही तरीके से आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए आप लोगों के कोर्स को जितना मुझसे हो सके कवर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।